हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ डीपीएसपी, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं डीपीएसपी। ओके, नाउ डीपीएसपी की अगर हम बात करेंगे तो आपका पार्ट कौन से पार्ट में आता है? आपके पार्ट 4 के अंदर आता है डीपीएसपी, पार्ट 4। एंड अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो इसमें आपका आर्टिकल 35 से लेकर के आर्टिकल 51 तक आता है। ठीक है, तो पार्ट 4 आर्टिकल 35 से लेकर के आर्टिकल 51 तक हमको डीपीएसपी देखने को मिलते हैं। अब ये मेनली आपके डीपीएसपी क्या है? ये डीपीएसपी आपके क्या है? सबसे पहला मैं आपको इसके अंदर एक पॉइंट बताता हूं कि डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी इज ऑल्सो नोन एज अ सिस्टर। ये आपका सिस्टर है, सिस्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, जो आपका फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े थे पिछले चैप्टर में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड चेक दैट पर्टिकुलर वीडियो। फंडामेंटल राइट्स के 1-2 वीडियो मैंने बनाई है, उसके ऊपर आपको चेक करना कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। उसके बाद आपको यहां पर आना है। तो फंडामेंटल राइट्स की सिस्टर हम किसको बोलते हैं? डीपीएसपी को बोलते हैं। ठीक है, अभी मेनली डीपीएसपी आपके क्या है? देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट के अंदर फंडामेंटल राइट्स किसको दिए गए हैं? लोगों को दिए गए हैं। अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट हमारे पास फंडामेंटल राइट है, जो कि इस अगेंस्ट द स्टेट हमको है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट हमारे पास है। लेकिन डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी आपके डायरेक्शंस दिए हैं। किसको डायरेक्शंस दिए हैं? स्टेट को डायरेक्शंस दिए हैं, जो गवर्नमेंट है उसको डायरेक्शंस दिए हैं। और ये क्या आपकी क्या क्या आपके क्या है इसके अंदर वी कैन से डायरेक्शंस क्या क्या है, सॉरी, तो वो हम आर्टिकल्स के अंदर अभी देखने वाले हैं। ये बोला गया है कि स्टेट जब भी अपने लॉज को, जब भी अपनी पॉलिसीज को इनेक्ट करेगी या उनको इंप्लीमेंट करेगी, तो उस टाइम पे स्टेट को, उस टाइम पे गवर्नमेंट को क्या करना है? जो भी हम इसके के अंदर पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 35 से लेकर के आर्टिकल 51 के अंदर, इन चीजों को अचीव करने के लिए स्ट्राइव करना चाहिए, या इन चीजों को अचीव करने के लिए इनको स्टेट को मींस कंटिन्यूअसली वी कैन से स्ट्राइव करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बातें इसके अंदर बोली हैं। तो डीपीएसपी जो है आपका, डीपीएसपी इज नोन एज द सिस्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। इसको सिस्टर ऑफ फंडामेंटल राइट बोलते हैं। डीपीएसपी इज आल्सो नोन एज अ कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इससे हम कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, जो आपके बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिनको बोला जाता है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को क्या बोला है? डीपीएसपी को बोला है इन्होंने नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसके अंदर? इसको सिस्टर ऑफ फंडामेंटल राइट बोलते हैं, या इसको हम कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को क्या बोला है? नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि डीपीएसपी आपके मेनली है क्या? डीपीएसपी जो है ये स्टेट को ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि जब भी स्टेट अपने लॉज या अपनी पॉलिसीज को इनेक्ट करने वाली है या उनको इंप्लीमेंट करने वाली है, तो उसको इनेक्ट करने से पहले उनको, या इनेक्ट करने पर उनको इस डीपीएसपी को भी ध्यान में रखना है। इनको अचीव करने के लिए क्या करना है? कोशिश करनी है, या इनको अचीव करने के लिए इनको स्ट्राइव करना है। तो ये बात आपकी डीपीएसपी के अंदर बोली गई है। अब हम एक एक करके इसके अंदर देखते हैं जो मेन आर्टिकल्स आपके पास है। मेन आर्टिकल्स को हम देखते हैं कि किस आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया है और स्टेट को क्या क्या वी कैन से गाइडलाइन दी हुई है। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो आपकी डीपीएसपीज है, डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। अब ये नॉन जस्टिसेबल का मतलब क्या है? हमने फंडामेंटल राइट के अंदर ये देखा था कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, आई मीन दीज आर इनेक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स को किसी ने क्रश किया है, स्टेट ने या गवर्नमेंट ने आपके कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है, तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हमने देखा था फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 32 के अंदर, राइट, जिसके अंदर हमने लास्ट फंडामेंटल राइट को पढ़ा था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो उसके अंदर हमने ये देखा था आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इफ एनी ऑफ द राइट is we can say crushed or violated। अगर आपका कोई भी राइट वायलेट हुआ है,
लेकिन डीपीएसपीज आपके नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब ये है, अगर जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले सारे आर्टिकल्स, जो मेन आर्टिकल्स हम पढ़ने वाले हैं, अगर उनमें से अगर हमारी स्टेट या हमारी गवर्नमेंट आपको कोई चीज मतलब प्रोवाइड ना कर पाए, तो क्या आप कोर्ट जा सकते हैं? सो द आंसर विल बी नो, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट। आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं बिकॉज दीज आर नॉन जस्टिशिएबल। जैसे आपका इसके अंदर जैसे मैं एक पॉइंट बोलता हूं, दैट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, ये इसके अंदर आपका बोला हुआ है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो यू कैन नॉट अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और वी कैन से हाई कोर्ट और एनी ऑफ द कोर्ट। आप कोर्ट नहीं जा सकते बिकॉज दीज आर नॉन जस्टिशिएबल। ओके, क्या बोला गया है कि अगर स्टेट के पास वेल्थ है, अगर स्टेट के पास क्या है, रिसोर्सेज हैं, तो स्टेट क्या कर सकता है, इन डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कर सकता है। अगर उसके पास, अगर स्टेट के पास पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं है, वी कैन से वेल्थ नहीं है, तो वो स्टेट के ऊपर है कि वो इन चीजों को, जो आर्टिकल्स हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, इन चीजों को इंप्लीमेंट करे या ना करे। ये टोटली किसके ऊपर है? स्टेट के ऊपर है। लेकिन बस केवल स्टेट को डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि अगर आप अपने लॉस को बनाते हैं, पॉलिसीज को अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपको इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। इन चीजों को वी कैन से अचीव करने के लिए आपको कोशिश करनी है, राइट? At last we can say the DPSPs are non-justiciable in nature। ये आपके नॉन जस्टिशिएबल हैं। तो आई होप ये जो आपके कॉमन पॉइंट्स है आप सबको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम एक एक करके देखते हैं कि किस आर्टिकल के अंदर आपका क्या है। हम सारे आर्टिकल्स को इसके अंदर नहीं देखने वाले, बट मेनली जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, मेन आर्टिकल्स हैं, हम इनके अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं इसके अंदर, दैट इज आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 से हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 39 आपका क्या कहता है? वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 39 सेज दैट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो आर्टिकल 39 कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि अगर आप इक्वल काम करेंगे, कोई भी पर्सन हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, अगर आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, एनी कास्ट, एनी क्रीड, अगर आप इक्वल काम कर रहे हैं तो आपको उसका इक्वल पेमेंट मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। यू सी इन योर स्कूल देयर आर टू टीचर्स, राइट? वन इज मेल एंड वन इज फीमेल। अगर वो दोनों की पोस्ट आपकी एक ही है, उस मेल टीचर की एंड फीमेल टीचर की पोस्ट आपकी एक ही है, तो वो दोनों आपका सेम काम कर रहे हैं, इक्वल काम कर रहे हैं, और आपका इक्वल उनकी क्या है, आपकी पोस्ट है, तो उन दोनों को आपका क्या मिलेगा? इक्वल पेमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वन इज मेल तो उसको ज्यादा पेमेंट दो। और जैसे कि आपका पहले अर्शवाइल यूरोप के अंदर हुआ करता था, जब आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो इंडस्ट्रीज आनी शुरू हो गई। जब इंडस्ट्रीज आनी शुरू हुई तो जो आपके मैन हुआ करते थे, they were we can say paid we can say more as compared to children and we can say women। तो वीमेन और चिल्ड्रन के कंपैरिजन में मैन को उस टाइम पे ज्यादा पेमेंट मिलती थी। बट नो, यहां पर बोला गया है आर्टिकल 39 के अंदर, इफ समवन और इफ वी कैन से टू और थ्री पर्सन्स आर डूइंग इक्वल वर्क, सो दे शुड बी पेड इक्वली। उनको इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, ये आपका आर्टिकल 39 के अंदर बोला गया है। इसके बाद अगर हम आर्टिकल 40 को देखते हैं, तो बेटा आर्टिकल 40 आपका क्या बोलता है? आर्टिकल 40 आपका बोलता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। से मेनली आपका विलेज पंचायत के ऊपर बात कर रहा है कि ये बोला गया कि आपका स्टेट्स के अंदर, आपके विलेजेस के अंदर स्टेट को क्या करना चाहिए? विलेज पंचायत को बनाना चाहिए। देखिए फिर भी कंपल्शन नहीं है, ठीक है, कंपल्शन नहीं है, लेकिन देखिए आज के टाइम पे आपका क्या हो चुका है, इस पॉइंट के अंदर मैं आपको एक चीज यहां पे बता देता हूं कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको हुआ था 1992 के अंदर। तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992 के अंदर आपका क्या हुआ था? जो हमारे यहाँ पे पंचायती राज था, या वी कैन से हमारी लोकल गवर्नमेंट है, ये हमारी लोकल गवर्नमेंट में आती है, राइट? तो जो हमारा लोकल गवर्नमेंट था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था, ठीक है। तो 1992 के बाद अब आपका कंपल्शन हो चुका है, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर कंपल्शन हो चुका है कि पंचायत का इलेक्शन होगा ही, कैसे होगा ही होगा। और हर आपके स्टेट के अंदर जितने भी गांव, जितने भी आपके विलेजेस हैं, या जितनी भी आपके लोकल वहां पे चीजें हैं, वहां पे लोकल गवर्नमेंट बनेगी ही बनेगी। लेकिन इससे पहले नहीं था,
इससे पहले आपका विलेज पंचायत को डीपीएसपी में इसलिए ही आपका डाला गया था क्योंकि स्टेट्स को यहां पे फ्री कर दिया गया था कि जिस स्टेट के पास रिसोर्सेज हैं, जिस स्टेट्स के पास, जिन स्टेट के पास क्या है रिसोर्सेज हैं, वेल्थ है, वो अपने यहाँ पे विलेज पंचायत को बना सकती है और जिसके पास नहीं है वो इसको ना बनाए। तो ये आपका कंपल्सन पहले नहीं था, बट अब आपका हो चुका है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अंदर अब पंचायत का होना आपका कंपलसरी है। तो ये आर्टिकल 40 आपका कहता है विलेज पंचायत से ये आपका रिलेटेड है, ठीक है, कि पंचायत आपकी होनी चाहिए स्टेट्स के अंदर। आर्टिकल 41 की बात करते हैं हम। देखिए बेटा, आर्टिकल 41 आपका मेनली क्या बोलता है? आर्टिकल 41 मेनली आपका ये बोलता है कि वो लोग जो आपके अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जो लोग आपके अनएम्प्लॉयड हैं या जो लोग आपके ओल्ड हो चुके हैं, काफी बूढ़े लोग आपके हो चुके हैं, या जो लोग आपके सिक हैं, ठीक है, इनके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? इनके लिए गवर्नमेंट आपका पब्लिक असिस्टेंस देगी, मतलब कुछ इनके लिए हेल्प देगी, राइट। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि जो लोग आपके आपके अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए लोग क्या दे सकती है? आपका राइट टू वर्क दे सकती है। राइट टू वर्क, राइट टू वर्क का मतलब इनको कुछ मतलब वी कैन से काम दे दे। जैसे हमने देखा है आपका मनरेगा, मनरेगा का नाम आप सबने सुना होगा, जो कि आपका 2005 के अंदर शुरू हुआ था। 2005 के अंदर पहले मनरेगा का नाम आपका केवल क्या था? नरेगा हुआ करता था, NREGA। बट 2000 आपका 9 के अंदर 2 अक्टूबर 2009 के अंदर इसका एम लगा दिया गया, महात्मा गांधी, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का आपका बर्थडे आता है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसकी फुल फॉर्म है। इसको 2005 में शुरू किया गया था। ये इसलिए ही शुरू किया गया था ताकि जो अनएम्प्लॉयड लोग आपके हैं इनको क्या दे सके? राइट टू वर्क दे सके। तो आर्टिकल 41 आपका यही बोलता है कि जो लोग आपके अनएम्प्लॉयड हैं या आपके ओल्ड लोग हो गए, काफी आपके वीकेंड से बूढ़े लोग हैं, या आपके सिक, काफी सिक पर्सन है, जो लोग मतलब मेनली अब आपका जो है काम नहीं कर सकते, तो इनको क्या दे दे? आपका वीकेंड से पेंशन दे दे। जैसे हम कहते हैं ना ओल्ड एज पेंशन, तो ओल्ड एज पेंशन जो लोग आपके बूढ़े हो चुके हैं तो उनको ओल्ड एज क्या दे दो? पेंशन दे दो। तो यही आपका आर्टिकल 41 कहता है कि जो लोग मतलब अनएम्प्लॉयड हैं, ओल्ड हैं, आपका सिक है, तो इनके लिए क्या देना? इनके लिए आपका पब्लिक असिस्टेंस देना बाय द गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? तो ये आपका आर्टिकल 41 के अंदर है। इसके बाद अगर हम आर्टिकल, मैं इसको इतना मिटा देता हूं बेटा, ठीक है, एंड जस्ट रफिंग इट, ओके। तो नाउ इसके बाद हम बात करते हैं आपका आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 मेनली आपका क्या बोलता है? आप लोगों ने कई बार देखा होगा मैटरनिटी रिलीफ। नाउ व्हाट डज दिस मीन? मैटरनिटी रिलीफ का मतलब क्या है? आप लोगों ने देखा होगा काफी सारी वीमेन डिफरेंट सेक्टर के अंदर काम कर रही है, बट वेन एवर दे गेट प्रेग्नेंट, जब भी वो वीमेन आपकी प्रेग्नेंट हो जाती है तो कंपनीज क्या करती हैं? उनको एटलीस्ट 6 मंथ्स का आपका लीव दे देती है ना, वी कैन से पेड लीव दे देती है। तो ये आपका मैटरनिटी जो आपका क्या रिलीफ है, ये आपका इसके अंदर आता है, ठीक है। ये स्टेट को बोला गया है, ये गवर्नमेंट को बोला गया है कि आपको क्या करना है कि अगर देखो यही फिर भी कंपल्सन नहीं है कि करना ही करना है, दिस इज ऑन द स्टेट, ठीक है। ये आपका एक ह्यूमन कंडीशन है कि आपको इंसानियत दिखानी है, एक ह्यूमन कंडीशन है एक्सक्यूज मी, कि जब कोई वीमेन आपकी प्रेग्नेंट है तो उसको मैटरनिटी रिलीफ दे दिया जाए। सो इट इज ऑन द स्टेट, राइट? इट इज नॉट कंपल्सन ऑन द स्टेट, बट इट इज ऑन द स्टेट कि वो दे या ना दे, बट फिर भी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो आपका मैटरनिटी रिलीफ सारी प्रेग्नेंट वीमेन को दे देता है। तो आर्टिकल 42 आपका ये इसके अंदर बोलता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 43 की बेटा, आर्टिकल 43 मेनली क्या बोलता है? आर्टिकल 43 मेनली ये बोलता है टू वी कैन से प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। जो आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब में क्या है बेटा? कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, जैसे मेनली गांव के अंदर या शहरों के अंदर जो छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपने देखी होंगी, लाइक आपके मोमबत्ती जो इंडस्ट्री वी कैन से बनाती है, या आपके मिट्टी के बर्तन जो आपके होते हैं, पॉटरी वगैरह वो बनाती हैं, क्विल्ट जो हम बनाते हैं, क्विल्ट मतलब आपका रजाई गद्दे,
जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। तो आर्टिकल 43 ये बोलता है, आर्टिकल 43 स्टेट को ये आपका डायरेक्शन देता है कि क्या करना है कि आपको, क्योंकि जॉब्स बहुत कम है, ठीक है, इंडिया के अंदर जॉब्स कम है, पॉपुलेशन साइज काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये बोला गया है कि स्टेट जो है ये कॉटेज इंडस्ट्रीज को क्या करे, प्रमोट करे, ज्यादा से ज्यादा कॉटेज इंडस्ट्रीज को मतलब प्रमोट करे, ताकि कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर लोग काम करने के लिए आ सके और अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया के अंदर है वो दूर हो सके, ठीक है। तो ये आपका बोला गया है आर्टिकल 43 के अंदर। इसके बाद आर्टिकल 44 विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। कई बार न्यूज के अंदर आर्टिकल 44 का नाम उछलता है, कई बार आपने देखा होगा। तो आर्टिकल 44 के अंदर है आपका, सॉरी, आर्टिकल 44 के अंदर है बेटा आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आपका समान नागरिक संहिता, सब लोगों के लिए इक्वालिटी, लॉ सब कुछ यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, किसी के लिए इतना नहीं, किसी के लिए इतना नहीं, एवरीवन शुड बी इक्वल। तो लॉज जो यहाँ पे बनेंगे, कोड जो यहाँ पे होगा वो सबके लिए यूनिफॉर्म होंगे। सो दिस इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। हर इंसान के लिए, वेदर इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, एनी कास्ट, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी रिलीजन का हो, उस आपका क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। सबके लिए सिविल कोड यूनिफॉर्म होना चाहिए, ओके, बराबर होना चाहिए, कोई ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सो दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो दिस इज आर्टिकल 44। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद आपका आता है बेटा आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 देखिए, आर्टिकल 45 आपका क्या कहता है, आर्टिकल 45 आपका कहता है कि जो आपके 14 ईयर्स से कम एज के जो बच्चे होंगे उनको क्या देना है, उनको आपका कंपलसरी उनको लो, मतलब यहाँ पे क्या था आर्टिकल 45 के अंदर मेनली कि जो आपके 14 ईयर्स से कम एज के बच्चे हैं उनको आपका एलिमेंट्री एजुकेशन देना है। ये किसका काम है, ये स्टेट का काम है। फिर अगेन बात वही आती है, कंपलसरी नहीं है, जब तक ये आपका आर्टिकल 45 में है तो आपका कंपलसरी नहीं है कि उनको देना ही देना है, ठीक है। तो मैं पहले यहां पे लिख देता हूं कि आपका एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ, तो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। तो 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, यहां पे नहीं दिख रहा है, एक मिनट, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, इसको मैं यहां से एरो बनाकर यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन देना, ये किसका काम बोला गया है, ये स्टेट का काम बोला गया है, ये गवर्नमेंट का काम बोला गया है, और ये आपका आर्टिकल 45 के अंदर है। लेकिन आप सबको पता है, आपको मैंने पिछले चैप्टर के अंदर आर्टिकल 21 पढ़ाया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था आपका राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 हो गया राइट टू लाइफ, लेकिन आर्टिकल 21A जो हमने पढ़ा था, आर्टिकल 21A के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अब आपका ये जो आर्टिकल 45 जो हम यहाँ पे आपका पढ़ रहे हैं, इसी को मेनली आपका अब फंडामेंटल राइट के अंदर डाल दिया गया है आर्टिकल 21A के अंदर। अब आर्टिकल 21A के अंदर क्या बोला गया है कि अब ये कंपलसरी हो गया है, स्टेट जो गवर्नमेंट है, स्टेट का मतलब कोई एक स्टेट राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट का मतलब आपका जो क्या है गवर्नमेंट है। अब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपका स्टेट की जो हमारी गवर्नमेंट्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका आर्टिकल 21A क्या कहता है कि अब आपका 6 साल से या वी कैन से 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए, कंपलसरी है, राइट, बिकॉज दैट इज इन फंडामेंटल राइट। अब आप क्या कर सकते हो, अगर गवर्नमेंट क्या नहीं करता है, आपको कंपलसरी एजुकेशन आपका नहीं देता है, तो नाउ वी कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। अब हम सीधे आपका डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये आपका किसके अंदर था, ये आपका आर्टिकल 45 के अंदर था। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद यहां से मैं इसको जस्ट वेट, यहां से मिटा देता हूं। ठीक है, अभी बेटा इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 47 देखते हैं।
आर्टिकल 47 देखते हैं। अब आर्टिकल 47 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 47 ये बोल रहा है कि जो स्टेट है, वो गवर्नमेंट है, उसका एक और काम है। उसका काम क्या है? उसको ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं डीपीएसपी के अंदर कि आपको क्या करना है, जो भी इनटॉक्सिक वी कैन से ड्रिंक्स होते हैं एंड वी कैन से ड्रग्स होते हैं, उनको कंट्रोल करना या उनको क्या करना है, आपका प्रोहिबिट करना या इनका प्रोहिबिशन, इन्हें मतलब खत्म करना। अभी इंटॉक्सिक ड्रिंक्स, आपका ड्रग्स मेनली क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि क्या लिकर्स होता है ना, लोग पीते हैं, आपका लिकर पीते हैं, तो इंटॉक्सिक ड्रिंक्स हो गया या आपका ड्रग्स हो गया, इसकी प्रोहिबिशन, इसको बैन करने की एक्सक्यूज मी, इसके प्रोहिबिशन के लिए क्या बोला गया है? आर्टिकल 47 के अंदर बोला गया है। अब आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया के अंदर तो बहुत इजीली बिकती है हर स्टेट के अंदर, राइट? लेकिन अब आप बोलेंगे ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि इसका क्या करना है, आपका जो है इसका प्रोहिबिशन करना है। बट अगेन आई एम सेइंग इट इज इन द डीपीएसपी, ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर है। इसका मतलब कोई कंपलसरी नहीं है यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर या स्टेट के ऊपर कि इंटॉक्सिक ड्रिंक्स और ड्रग्स को खत्म करना ही करना है। नो, इट इज नॉट सो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर स्टेट नहीं करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है? बिकॉज दिस इज नॉन जस्टिशिएबल, ये डीपीएसपी आपके नॉन जस्टिशिएबल हैं, ठीक है? इसके बाद आर्टिकल 47 की बात अगर हम बात करते हैं तो अच्छा एक मिनट, हाँ, आर्टिकल 48 की बात करते हैं। आर्टिकल 48 में क्या बोला है? आर्टिकल 48 में बोला है बेटा आपका एनिमल हस्बेंड्री ऑन साइंटिफिक लाइंस, ठीक है? साइंटिफिक जो है तरीके से स्टेट को क्या हेल्प करनी चाहिए, स्टेट को यू कैन से स्ट्राइव करना चाहिए, स्टेट को कोशिश करनी चाहिए, गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री किस पे हो? साइंटिफिक लाइन में हो, मतलब साइंटिफिकली हमारा एनिमल हस्बेंड्री जो काम है वो आपका हो सके। इसके साथ साथ अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके साथ साथ कि प्रोहिबिट किया हुआ है, ठीक है, प्रोहिबिट किया हुआ है द स्लॉटर ऑफ काउज, जो आपके काउ हो गए या आपके वी कैन से काफ हो गया, या जो भी आपके मिल्क गिविंग वी कैन से जो हमारे एक क्या है एनिमल्स है, उनके स्लॉटर में क्या किया हुआ है? प्रोहिबिट किया हुआ है। बट अगेन मैं यहां पे बोलूं, इट इज नॉट द कंपल्शन, एक कंपल्शन नहीं है, ये स्टेट को केवल एक डायरेक्शन दिए हुए हैं कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होनी चाहिए? साइंटिफिक लाइन में होनी चाहिए, और प्रोहिबिट किया गया है स्लॉटर ऑफ द काउज, काफ, और कोई भी जो आपका मिल्क गिविंग एनिमल्स है उन पे आपका स्लॉटर, उनको मारने में क्या किया हुआ है? बैन वी कैन से प्रोहिबिट किया हुआ है, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं बेटा आर्टिकल आर्टिकल 49 अगेन इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 49 बेटा ये कहता है कि जो भी हमारे कंट्री के अंदर क्या है मॉन्यूमेंट्स है, टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स, जो हमारे यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। ये किसका काम है? ये भी स्टेट का काम है। स्टेट को डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे हमारे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, है ना, अशोक का जो था उसके इंस्क्रिप्शंस हो गए, तो इन सारी चीजों को, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। ये किसका काम है? स्टेट का काम है। स्टेट को इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए हमेशा स्ट्राइव करने चाहिए, और जो भी लॉज बना रही है, जो भी पॉलिसीज बना रही है, उनको बनाते वक्त इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं बेटा आर्टिकल आर्टिकल 50 देखते हैं। आर्टिकल 50 इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज से, ये कहता है द वी कैन से सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी क्या न्यायपालिका है, उसको क्या करना? उसको एग्जीक्यूटिव से अलग करना। अब ये क्यों है? बिकॉज देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारी जो जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है।
अब ये इंडिपेंडेंट आपका जुडिशरी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब यह है कि अगर हमारी मान के चलो, अगर हमारी जुडिशरी, हमारे एग्जीक्यूटिव जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारे गवर्नमेंट है, वी कैन से, अगर हमारे गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी हमारी कौन जुडिशरी, तो क्या जुडिशरी जो है फेयर हो पाएगी? क्या वो अपने फेयर जजमेंट दे पाएगी? तो द आंसर इज नो, ऑफ कोर्स नॉट। वो कभी भी अपने फेयर जजमेंट कभी नहीं दे पाएगी, क्योंकि जब पॉलिटिकल लीडर्स, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल है, तो हाउ कैन जुडिशरी गिव द फेयर जजमेंट? आपका जुडिशरी कभी भी फेयर जजमेंट नहीं दे पाएगी। तो इसी वजह से आपका क्या बोला गया है आर्टिकल 50 के अंदर कि जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को क्या रखो? हमेशा दूर रखो। ठीक है, एग्जीक्यूटिव को अपना काम करने दो और जुडिशरी को अपना काम अलग से करने दो। तो ये आपका बोला हुआ बेटा आर्टिकल 50 के अंदर। आर्टिकल 51 देखते हैं बेटा, आपका लास्ट जो है ये आपका आर्टिकल 51 ये कहता है, आर्टिकल 51 आपका कहता है टू प्रमोट इंटरनेशनल हार्मनी या टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल पीस आपका क्या करना? बनाए रखना। ठीक है, द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो हमेशा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को क्या करना बेटा? बनाए रखना। ठीक है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हम हमने किसी कंट्री में क्या कर दिया? वॉर कर दिया, किसी कंट्री में हमने क्या कर दिया? आपका वीकेंड से अटैक कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बातचीत से कोई भी इश्यूज, अगर हमारे इश्यूज किसी दूसरे कंट्री के साथ है, तो उसे हमेशा हमें आर्बिट्रेशन से या वीकेंड से बातचीत से हमें हमेशा इनको सुलझाना चाहिए। तो वही आपका आर्टिकल 51 कह रहा है कि टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हमको इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को क्या करना है? आपका प्रमोट करना है। तो बेटा ये हमने देखा डीपीएसपी, इतना पोर्शन हमारा डीपीएसपी के अंदर आता है। ठीक है ना? तो आई होप यहां तक बेटा डीपीएसपी का जो पोर्शन है ये सबको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका ये चीजें होनी ही होनी है। ये चीजें जो है स्टेट को, हमारी गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए हुए हैं, और डायरेक्शंस ये दिए हुए हैं कि आपको क्या करना है? इन सारी चीजों को अचीव करना है। जब भी गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपने लॉज को एग्जीक्यूट कर रही है या अपने पॉलिसीज को बना रही है या एग्जीक्यूट कर रही है, उस टाइम पे गवर्नमेंट को, उस टाइम पे स्टेट को इन सारी चीजों को क्या रखना है? ध्यान रखना है, और इनके अचीवमेंट के लिए क्या करना है? कोशिश करते रहना है। तो ये आपका डीपीएसपी बोलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बोलता है, जो कि हमने पार्ट 4 के अंदर इसको देखा और आर्टिकल 35 से लेकर के आर्टिकल 51 तक हमने देखा। तो आई होप डीपीएसपी का पोर्शन आप सबको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।